अब हमारा सवाल है, क्या कांग्रेस अब रिकॉर्ड रूम को खोलेगी वक्फ बोर्ड के? क्या असद ओवैसी साहब आप कोई क्यूआर कोड बनाएंगे कि वक्फ प्रॉपर्टीज कौन कौन इंक्रोच करा, वो क्यूआर कोड में स्कैन करो, उनके नाम सामने आ जाएंगे? मजे की बात यह है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि वक्फ बोर्ड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी कोटा से एमपी रह चुके, एमएलए कोटा से दो एमएलए रह चुके, इस्लामिक स्कॉलर कोटा से एक इस्लामिक स्कॉलर भी है, मुतवल्ली के कोटा से एमआईएम का मुतवल्ली है। उसके बावजूद भी जो है वक्फ प्रॉपर्टीज एंक्रोच होती रही, ना मुसलमानों को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं पहुंचा। क्या आप हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई सर्वे कराए वक्फ को लेकर? तो असद ओवैसी साहब, जब तेलंगाना में इतने वक्फ की प्रॉपर्टीज ओपन पार्सल्स है, ओपन जमीन है, प्रॉपर्टीज है, उससे क्या आपने कभी कोई मुसलमानों को फायदा पहुंचाया? अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज से फायदा किसको हुआ? जो वक्फ बोर्ड के मेंबर रह चुके उसके बावजूद भी वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह होती रही। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज जो लूटे गए, जो इंक्रोच हुए, जो कब्जा हुए, सियासी कायदीन के सरपरस्ती रहने के बावजूद भी, वक्फ के पहरेदारों के होते हुए भी जो तबाही होती रही, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टीवी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमारे नौजवान भाइयों को, बच्चों को ये बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं, आजकल जो आप सुन रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज बचाइए, काला कानून, गोरा कानून और स्कैनर, क्यूआर कोड, तो ये जो हंगामे आज जो आप रोड पर देख रहे हैं, तो ये वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए किया जा रहा है, काला कानून जो है रोकने के लिए जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में बताऊं आपको कि हिंदुस्तान में, इंडिया में रेलवेज और डिफेंस के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज का तीसरा नंबर आता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज, लैंड पार्सल्स और लैंड प्रॉपर्टीज वक्फ की जो है तीसरे नंबर पे है। 9,40,000 एकड़, लाखों करोड़ों का जिसका कीमत बताई जाती है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना में 77,000 एकड़ जमीन थी, जो जिसमें से ऑलमोस्ट 75% इंक्रोच हो गई। अब बामुश्किल जो है 20-25,000 एकड़ बची हुई है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओल्ड सिटी में भी जब वक्फ प्रॉपर्टीज की बात आती है, हैदराबाद में जब वक्फ प्रॉपर्टीज की बात आती है, तो एक नाम जो है हाल ही में आपने सुना होगा कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में नेशनल मीडिया पे भी है, काफी फिक्रमंद है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर, उसकी तहफ्फुज को लेकर। और हाल ही में जो है तेलंगाना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने भी कहा था कि 17 एमपी में से वो एक वाहिद असदुद्दीन ओवैसी एमपी है जो मुसलमानों की, दलितों की, गरीबों की आवाज। सही है, सही कहा बिल्कुल आपने। लेकिन जो है हमारे सीएम साहब को मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सीएम साहब, आप ये बताइए कि तेलंगाना के 17 एमपी में से वो कौन से एक एमपी है जो वक्फ बोर्ड के मेंबर रह चुके, उसके बावजूद भी वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह होती रही, उसके बावजूद भी जो है वक्फ प्रॉपर्टीज एंक्रोच होती रही? क्या आपको ये नहीं पता? मैं बता देता हूँ। वक्फ का जो फर्स्ट सर्वे है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा मैं, यहाँ वहां की नहीं बात करूंगा, जहाँ के लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हैदराबाद का फर्स्ट सर्वे ये बताता है कि हैदराबाद में 2070 के करीब वक्फ इंस्टीट्यूशन है, वक्फ के प्रॉपर्टीज है टोटल, जिसमें से ऑलमोस्ट 1700 एकड़ की जो इनकी जमीन ऑक्यूपाइड किया हुआ है और 1400 एकड़ के करीब ऑलरेडी एंक्रोच हो गई। तो क्या असद ओवैसी साहब मुझे ये बताने की आप जहमत करेंगे कि 1984 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी है, 2004 से आप खुद जो है हैदराबाद एमपी रह चुके, आपके एमएलए ओल्ड सिटी हैदराबाद में है, कॉर्पोरेटर्स है, मेयर्स रह चुके, उसके बाद भी इतनी सारी जायदादें जो है 1400 एकड़ किस तरीके से एंक्रोच हो गई? क्या आपको नहीं पता था? क्या आपने उस एंक्रोच प्रॉपर्टीज को बचाने, क्या आपने उस वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने जो हैदराबाद में है, उसके लिए कोई आपने इकदाम उठाए? मैं यहाँ पे जो है एक डेटा हमारे व्यूवर्स को बता दूं कि हैदराबाद में किस तरीके से प्रॉपर्टीज जो है इंक्रोच हुई। 542 दरगाह है जो वक्फ की है, 513 कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है जो वक्फ के है, 772 वक्फ की मसाजिद है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और 195 आशुर खाने हैं जो वक्फ के है। 50,000 करोड़ की इसकी जो है कीमत बताई गई है। अब आप बताइए असद ओवैसी साहब, इसमें से कितने बचे, इसमें से कितने इंक्रोच हो गए? क्या आपके पास कोई डेटा है कि 2706 वक्फ प्रॉपर्टीज में से हैदराबाद में से कितने जो है बचे? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो ये बताता है कि 1785 एकड़ जो लैंड पार्सल है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की, 1785 एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टीज हैदराबाद में, जिसमें से 1470 एकड़ जो है ऑलरेडी एंक्रोच हो चुकी है। तो बताइए, आप जो है वक्फ के पहरेदार है, आपसे जो है हमारा सवाल है कि इनको बचाने के लिए क्या कोई हुकूमत में आपने नुमाइंदगी करी? उससे पहले जो है मैं ये भी बता दूं कि साल 2001, साल 2002 में चंद्रबाबू नायडू की जब गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड आंध्रा की मैं बात कर रहा हूं, असद ओवैसी साहब एमएलए कोटा से वक्फ बोर्ड में मेंबर रह चुके, आपके जमात के कायदीन भी जो है वक्फ बोर्ड में मेंबर रह चुके। उसके बावजूद भी जो है 2001-2002 में रेगुलराइज कर दिया गया वक्फ प्रॉपर्टीज को। रेगुलराइज का मतलब यह है, मैं बता दूं हमारे व्यूवर्स को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वक्फ की जो प्रॉपर्टीज होती है, वक्फ के जो लैंड पार्सल्स होते हैं, उसको रेगुलराइज करने का मतलब यह होता है कि उस पर अगर कोई कब्जेदार है, उस पर अगर
अगर किसी का इंक्रोचमेंट है तो या तो उसी को जो है टेनेंट बना के दे दो, या उसी को लीज पर दे दो, या उसी को सेल कर दो। यानी सीधी सीधी बात है, रेगुलराइज के टर्म पे जो है प्रॉपर्टीज वक्फ की इंक्रोच हो गई, उसको बेच दिया गया, उसको जो है पूरा खत्म कर दिया गया। तो क्या असद ओवैसी साहब आपने कोई प्रोटेस्ट करा था उस वक्त में? क्या आपने धरना दिया? क्या आप रोड पर उतरे? क्या किया आपने, बताइए। हमारे पास जो है पूरी लिस्ट है, मैं बताता हूँ, जो 2001-2002 में किस तरीके से रेगुलराइज पूरी जो है ये सब की गई थी। अगर मैं आपको उसके इंस्टीट्यूशंस के नाम लेके आपको मैं बताऊं यहाँ पर, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि खमर अली मस्जिद की जमीन को जो है रेगुलराइज कर दी गई थी। ईदगाह जो मादरना पेट का है उसको रेगुलराइज कर दिया गया। टोली मस्जिद की जो काफी वफ की जमीनात है उसको भी रेगुलराइज कर दिया गया। दरगाह मीर मोमिन चुप आलियाबाद ओल्ड सिटी, इसके 1000 एकड़ को रेगुलराइज कर दिया गया। दरगाह कोए इमाम अली, दरगाह कोए मौला अली की जो जमीन है उसके कई 1000 एकड़ को जो है रेगुलराइज कर दिया गया। दरगाह बाबा शरफुद्दीन की 1000 एकड़ जमीन को जो है रेगुलराइज कर दिया गया। तो बताइए असद ओवैसी साहब, आप तो वक्फ बोर्ड में थे, आप वक्फ बोर्ड मेंबर थे, कभी आपने इस तरीके को जो है आपने प्रोटेस्ट किया, कोई एहतजाज किया आपने? दरगाह बरान शाह अलैहि रहमा की 130 एकड़ जो संतोष नगर पे जो थी उसको रेगुलराइज जो है कर दिया गया था। मस्जिद सुल्तान बेगम की जो ग्रेवयार्ड है 4 एकड़ टैंक बंड, उसको रेगुलराइज कर दिया गया। तो ये सब वक्फ की जमीन को गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर दिया, तो आपने कोई आवाज उठाया, आपने कोई एहतजाज करा, आप कई रोड पर उतरे, इस चीज को आपने ऑब्जेक्ट किया, तो आप जरूर हमें बताइए यहाँ पर। साथ ही साथ जो है मैं ये भी बता दूं कि वक्फ के प्रॉपर्टीज जमीनों पर कब्जेदार मकबरा अब्दुल हक 10,000 स्क्वायर यार्ड, आलमगीर मॉस्क 5 एकड़, आलमगीर मॉस्क की 5 एकड़ जमीन जो है रेगुलराइज कर दी गई। दरगाह कोहे इमाम जामिन की 15 एकड़ जमीन को जो है रेगुलराइज कर दिया गया। तो ये तकरीबन जो है साल 2001 साल 2002 में जब चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी, जब आप खुद जो है एज एन एमएलए कोटा से वक्फ बोर्ड के मेंबर रह चुके, उसके बावजूद भी इतने सारी चीजें हाथों के सामने, इतने सारी चीजें आपके नजरों के सामने से चले गई, तो क्या आपने इसको रोकने के लिए कोई इकदाम उठाया था? अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी से फायदा किसको हुआ। ठीक है, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि फायदा सिर्फ उन लोगों का हुआ है जो अमीर सियासतदान है, जो अमीर मुस्लिम सियासतदान है, जो अमीर उलेमा है। मैं अमीरों की बात कर रहा हूँ, वैसे उलेमाओं की बात कर रहा हूँ जो इनोवा, फॉर्च्यूनर और एसयूवीज को मेंटेन करते हैं, जिनके जो है खुद के आलीशान महल होते हैं, जो अपना फार्म हाउस मेंटेन करते हैं, वैसे उलेमाओं की बात कर रहा हूँ मैं। उन उलेमाओं का कभी फायदा नहीं हुआ, उन उलेमाओं मशाकिन जो गरीब है, जो पसमंदा है, उनका कभी फायदा नहीं हुआ। जो 2 व्हीलर पे है, जो किराए के मकान में रहते उलेमा, वैसे लोगों को कभी वक्फ बोर्ड से फायदा नहीं हुआ। जो अमीर मुतवलियान है ना, जो दरगाह के जो अमीर मुतवलियान होते हैं, जो आशुर खानों के अमीर मुतवलियान है, उनका हमेशा से जो है फायदा हुआ, लेकिन गरीबों का फायदा नहीं हुआ। सीएम साहब कभी क्या असद ओवैसी साहब से आपने पूछा कि साहब 17 एमपी में से आप एक एमपी है जो वक्फ बोर्ड मेंबर रह चुके, उसके बावजूद भी हैदराबाद लोकसभा में जहां पे आपके वोटर्स है, जहां पे मुसलमाना है हैदराबाद ओल्ड सिटी में, वहां पे किसका फायदा हुआ वक्फ प्रॉपर्टी से? जो 25 साल पहले किराए के मकान में है वो आज भी किराए के मकान में रह रहा, जो किराए का ऑटो चला रहा है आज भी किराए के ऑटो पे है। ऐसा कितने मुसलमाना है जो 60% हमारे पास सर्वे है, जो 60% लोग स्लम एरियाज में रहते हैं। ऐसे कितने मुसलमाना है जो कर्जे में कुप्पा है, जो कर्जे में डूबते जा रहे, उनका कर्ज आसान करने क्या किसी चीज की मदद दी गई उनको वक्फ की तरफ से? तो वक्फ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मसाजिद, दरगाह, आशुर खाना या कब्रिस्तान। वक्फ का प्रॉपर्टीज, वक्फ के जो जमीनात होते हैं, कि मुसलमानों के जो कुछ मुसलमानों की साजिश है कि कुछ ज्यादा समझ नहीं है, उन गरीबों के दिमाग में ये बात डाली गई कि वक्फ का मतलब सिर्फ मस्जिद होती है, वक्फ का मतलब सिर्फ जो है कब्रिस्तान होता है, या वक्फ का मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ दरगाह या आशुर खाना होता है। बिल्कुल गलत है। वक्फ के जो असल फायदे होते हैं, जो वक्फ का जो मकसद है, गरीबों की, जो मुसलमान पसमंदा है, जो गरीब है, जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है, उनकी माशी हालत को सुधारना, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को ऊपर लाने का वक्फ का जो है असल मकसद होता है। तो असद ओवैसी साहब जब तेलंगाना में इतने वक्फ की प्रॉपर्टीज, ओपन पार्सल्स है, ओपन जमीन है, प्रॉपर्टीज है, उससे क्या आपने कभी कोई मुसलमानों को फायदा पहुंचाया? सेंट्रल वक्फ काउंसिल्स ने जो है सुपर मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, वक्फ प्रॉपर्टीज पर जो है उन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है, ऑडिटोरियम बनाया, हॉस्पिटल बनाया, मैरिज हॉल, फंक्शन हॉल्स बनाया है, जिससे डायरेक्ट पसमंदा गरीब मुसलमानों का फायदा हो रहा। तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज ही नहीं करे आप, या कोई सोल्यूशन बताए वक्फ प्रॉपर्टीज को किस तरीके से यूटिलाइज करके। बताइए आज याकुतपुरा में कितने लोग जो है गरीबी में रह रहे हैं, आज बहादुरपुरा में कितने स्लम एरियाज में लोग रह रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा है? ऐसे काफी एरियाज है असद ओवैसी साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि 2010 में संशोधन बिल जो है निकला गया था, पार्लियामेंट में पास हुआ 2010 में संशोधन बिल वक्फ एक्ट। तो फिर आप जो है वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 70 का हवाला देते हुए आपने कोई वक्फ की प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं किया। बीआरएस हुकूमत में जिस तरीके से जो है दरगाह हुसैन शाह वली चले गई हमारे हाथ से, सुप्रीम कोर्ट में कभी आपने जाके उसको काउंटर नहीं किया।
आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? 81,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज का असासा है दरगाह हुसैन शाह वली का। लैंको हिल्स हमारे हाथ से चले गया, मणिकुंडा जागीर हमारे हाथ से चली गई। मजे की बात यह है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि वक्फ बोर्ड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी कोटा से एमपी रह चुके, एमएलए कोटा से दो एमएलए रह चुके, इस्लामिक स्कॉलर कोटा से एक इस्लामिक स्कॉलर भी है, मुतवल्ली की कोटा से एमआईएम का मुतवल्ली है। उसके बावजूद भी जो है वक्फ प्रॉपर्टीज एंक्रोच होती रही, ना मुसलमानों को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं पहुंचा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, मैंने बताया, साथ ही साथ एक और नवाडो बोल के भी है, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके जरिए से कितनी प्रॉपर्टीज आपने तेलंगाना की, हैदराबाद की डेवलप कराई, असद ओवैसी साहब बताइए। वक्फ संपत्ति विकास योजना भी है सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, जिसका मकसद ये है कि जो गरीब है, जो पसमंदा है, जो कर्जे में है, उनको सब्सिडाइज लोन दिया जाए, उनको विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया जाए। वैसी भी स्कीम से 150 के करीब जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के या नवाडो की मैं बात करूं तो कितने आपने इंप्लीमेंट करा ये बताइए? कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ आपने अपने बारे में सोचा, आपने जो है मुसलमानों के गरीबों के बारे में आप नहीं सोचा। अगर आप सोचे तो एक व्हाइट पेपर जारी करिए, ऑन रिकॉर्ड आके बताइए कि नहीं हैदराबाद में, तेलंगाना में इतने सारे वक्फ के प्रॉपर्टीज हमने बचाए हैं। बचाए ही नहीं, सिर्फ उसके साथ ही साथ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट कराए हैं वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट आपने कराए थे वहां पे लोगों का, जो गरीब मुसलमानों है उनको डायरेक्ट जो है उनका फायदा हो रहा। अगर ऐसा कुछ है तो जरूर बताइए हमें। और बीआरएस हुकूमत में मामू की जब सरकार थी तो मैं यहाँ पे बता दूं कि बीआरएस हुकूमत में सीएम केसीआर साहब ने वक्फ बोर्ड में सुधार लाने, वक्फ बोर्ड को और बेहतर करने के लिए कुछ कमिटीज बनाई थी, सिन्हा कमेटी बनाई थी आईएएस ऑफिसर्स जो रिटायर्ड है उनको लेकर। तो उसका क्या रिजल्ट आया, क्या आपको पता है? हमें तो कुछ भी नहीं पता। एक और कमीशन जो है बिठाया गया था, हाशिम अली कमीशन, बीआरएस हुकूमत में वक्फ बोर्ड में सुधार लाने, उसका क्या रिजल्ट आया, उसका क्या नतीजा निकला? असद ओवैसी साहब, कभी आपने पूछा बीआरएस से, कभी आपने केसीआर से पूछा था क्या? तो इस तरीके की कमिटीज और कमीशन तो बनाए गए लेकिन उसका कुछ फ्रूटफुल नतीजा तो नहीं निकला। एक और चीज में जो है यहाँ पे बता दूं कि अकबर ओवैसी साहब भी अक्सर सीबीआई सीआईडी इंक्वायरी करो करो बोलते हैं, लेकिन अब तक नहीं हुई वो इंक्वायरीज। जो वक्फ प्रॉपर्टीज को किसने इंक्रोच करा, इंक्रोचर्स कौन है, उनको जो है सजा दिया जाए, वक्फ प्रॉपर्टीज को वापस से जो है रिवाइव किया जाए, इस तरीके के कोई इकदाम नहीं उठाए गए। और कांग्रेस अब जब आ चुकी तो कांग्रेस आने से पहले जो उनके मुतालेबात थे, चाहे वो माइनॉरिटी लीडर्स की तरफ से ही क्यों ना हो, कि रिकॉर्ड रूम को खोलो, कमिश्नरेट का दर्जा दिया जाए। तब हमारा सवाल है, क्या कांग्रेस अब रिकॉर्ड रूम को खोलेगी वक्फ बोर्ड के? क्या कांग्रेस अब कमिश्नरेट का दर्जा देगी? क्या कांग्रेस अब जिस तरीके से हाइड्रा बनाया गया है, वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए भी एक बॉडी बनाए जिसपे कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट करके जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज इंक्रोच हुए उसको वापस से जो है रिवाइव करने, उस वहां पे इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ने क्या इकदाम उठाएगी? ये सवाल मेरा कांग्रेस से है और कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर से है। एक और जो है मैं ये बता दूं, 2006 में सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, भारत सरकार को दी थी कि मुसलमानों की खस्ता हालत, माशी हालत को सुधारने के लिए उन्होंने सजेशंस दिया, उन्होंने काफी जो है रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसके तहत कुछ चीजें अमल में भी आई। जैसे कि 2013 में सच्चर कमेटी की गुजारिश पे जो है नवाडो को बनाया गया, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया गया, और जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भी कुछ शेयर दिया गया। 49% स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया गया। 9% का शेयर जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास है, बाकी का 42% जितने भी स्टेट के वक्फ बोर्ड है उनको दिया गया ताकि वो फंड्स वो हिसाब से यूटिलाइज कर सके। यही है कि भाई सेंट्रल वक्फ काउंसिल का शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना भी है 1974 का। तो असद ओवैसी साहब से यही गुजारिश है कि इतने सारे काला कानून बेशक जाना चाहिए, बेशक जिससे मुसलमानों को तकलीफ होगी, नुकसान होगा, जाना चाहिए, लेकिन जो गोरा कानून था, चाहे वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट 1954 की बात करूं मैं, चाहे वक्फ एक्ट 1995 की बात करूं या फिर वक्फ एक्ट 2013 की बात करूं, ये जो गोरे कानून थे जिसमें वक्फ बोर्ड को असल में पावर दिया गया, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए कभी आपने तेलंगाना हैदराबाद शहर के वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? जैसे कि मैंने बताया कि जब पार्लियामेंट में संशोधन बिल जो है जब वक्फ एक्ट का पास हुआ था 1995 का सेक्शन 70 जब ये बता रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टीज अगर वक्फ की, अगर आपको लग रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी इंक्रोच हो रही है तो आप वक्फ बोर्ड में एक एफिडेविट आप जो है दाखिल करके उस पर इंक्वायरी करा सकते हो, उसको रुका सकते हो, उस पर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। तो इतने सारे दरगाह, इतने सारे कब्रिस्तान, वक्फ के लैंड पार्सल्स इंक्रोच होते रहे, तो क्या कभी आपने वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 70 का इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड में कोई एफिडेविट दाखिल करा था? क्या आप एज अ बैरिस्टर कोई कोर्ट को अप्रोच हुए? क्या आप एज अ बैरिस्टर आपकी लीगल टीम को लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच होकर आपने उस कितने जमीनात जो है आपने वापस कराई? तो वक्फ प्रॉपर्टी से जो है सिर्फ उनका ही फायदा हुआ है जो अमीर मुसलमान सियासतदान है, जो अमीर उलेमा है, जो अमीर मुतवलियान है। गरीबों का कभी कोई फायदा नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए कि फायदा उनका हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद ये जो कुछ सजेशंस है उसको लेकर असद ओवैसी साहब या वक्फ बोर्ड के मेंबर जो भी है दीगर उस पर थोड़ा तवज्जो देंगे और साथ ही साथ में जो है गरीबों को किस तरीके से फायदा हो उस पर
पर जो है कोई कोशिश की जाएगी। क्या असद ओवैसी साहब आप कोई क्यूआर कोड बनाएंगे कि वक्फ प्रॉपर्टीज कौन कौन इंक्रोच करा, वो क्यूआर कोड में स्कैन करो, उनके नाम सामने आ जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर आप ये भी बता दें कि कौन सी तेलंगाना हैदराबाद में वक्फ की प्रॉपर्टीज है जो इंक्रोच हो चुकी, उस क्यूआर कोड पे अगर स्कैन करेगा मुसलमान तो उसको पता चल जाएगा कि ये फला फला चीज वक्फ की थी जो इंक्रोच हो चुकी। उस तरीके का क्यूआर कोड क्या आप बनाएंगे? क्या आप हैदराबाद में, मैं तेलंगाना की बात नहीं करता, मैं हैदराबाद की बात करता हूं असद ओवैसी साहब, जहां के आप एमपी है, क्या आप हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई सर्वे कराए वक्फ को लेकर के कितने लोग जो है गरीब है, पसमंदा है, कितने किराए के घर में रह रहे हैं, कितने जो है किराए का ऑटो चला रहे हैं, कितने बंडी वाले हैं, कितने कर्जे में है, कितने स्लम एरियाज में रह रहे हैं, ताकि उनकी माशी हालत को सुधारा जाए। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, जब तक आपके पास सर्वे की रिपोर्ट नहीं होगी, आप किस तरीके से उनका वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, किस तरीके से वो मुसलमान अपनी पसंदगी से दूर होंगे, बताइए मुझे आप। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको 2010 में पार्लियामेंट में जो संशोधन बिल जो पास हुआ था वफ एक्ट को लेकर, उसी का जो है सेक्शन 40 तो ये बताता है कि आप कोई भी वफ की प्रॉपर्टीज इंक्रोच हो रही है, अगर आपको डाउट भी है, आप सेक्शन 40 का हवाला देके वफ एक्ट का उस जमीन पे आप इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं, आप वक्फ बोर्ड को बावर करा सकते थे, आप रोक सकते थे, वो चीज पे इंक्वायरी करा सकते थे, लेकिन आपने इस तरीके की कोई चीज नहीं की। साथ ही साथ जो है एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से दलित बंधु स्कीम है या दूसरे एससी बीसी के वेलफेयर की स्कीम है, तो वक्फ प्रॉपर्टीज लाखों करोड़ों की जो है जायदादें है, हजारों करोड़ों की जायदादें है, मुसलमानों को उनकी ही वक्फ प्रॉपर्टीज अगर आज दे दी जाती तो आज वो पसमंदा नहीं होते, हर एक मुसलमान आज जो है करोड़पति होता।